ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को हम लोगों ने विजुलाइज किया था बहुत पहले ऐसे, ये ध्यान है यार, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई कभी इस तरफ से पॉजिटिव कभी इस तरफ से पॉजिटिव, ऐसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। और उसी चीज का भी हम ग्राफ बना रहे थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और वो भी बदलता हुआ, ये भी नहीं कि एकदम से पॉजिटिव एकदम से निगेटिव नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ते हुए पॉजिटिव, फिर घटते हुए जीरो, फिर बढ़ते हुए निगेटिव में पॉजिटिव, फिर घटते हुए जीरो। यही बात मैंने इस बैटरी के जरिए दिखाने की कोशिश की है। इसका कलर मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, तो कलर देखो यार, एकदम ब्राइट हुआ, फिर उस तरफ ब्राइट हुआ, फिर इस तरफ ब्राइट हुआ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना भाई। क्या ऑल्टरनेटिंग की फीलिंग आ रही है? अच्छा बताओ, जिस समय ये बैटरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो क्या उस समय करंट भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता होगा? ये बात कम से कम प्योर रेजिस्टिव के सर्किट के लिए ट्रू है कि जब करंट सबसे ज्यादा तभी वोल्टेज सबसे ज्यादा, यानी V और I एक साथ सबसे ज्यादा होते हैं, एक साथ सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब कि कभी अलग अलग भी होता है क्या? अगला ख्याल आना चाहिए, क्या वोल्टेज और करंट एक साथ पॉजिटिव नहीं होंगे? तो क्या पहले एक पॉजिटिव एक मैक्सिमम होगा, बाद में करंट आएगा? यस, कुछ सर्किट में ऐसा भी होगा, लेकिन ये किस में है? ये देखो यार, इसमें एक सप्लाई है, सप्लाई मैंने दिखाना बंद कर दी ताकि फीलिंग डिस्टर्ब ना हो, मैंने केवल इस इंडक्टर का रिएक्शन दिखाने की कोशिश की है। देखो यार, ये इंडक्टर घट के जीरो हो गया, फिर एकदम से उस तरफ आएगा पॉजिटिव, नहीं। देखो यार, जब ये सबसे स्ट्रांग है तब सर्किट में करंट नहीं है, नहीं, और जब करंट है तब इसमें वोल्टेज नहीं है। ये कुछ अलग बात हो गई ना यार। इसको ऐसे समझे कि सोचो यार, सप्लाई ने करंट देने की शुरुआत करी, अभी जीरो था, करंट देने की शुरुआत करी, तो इंडक्टर का नेचर याद है ना यार, कि ना बढ़ते चैन ना घटते चैन। जैसे ये करंट बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ये उसका क्या करेगा, अपोज, और करंट आने नहीं देगा। धीरे धीरे ये ढल जाएगा, जीत होगी सोर्स की, और करंट डेवलप हो जाएगा। तो करंट की आदत पड़ गई। अब जैसी करंट घटना चालू होगा तो इसको घटने में भी तो चैन नहीं है, जैसी करंट घटना चालू होगा तो कहेगा नहीं, अब तो हमें करंट के साथ रहने की आदत पड़ गई है। तो करंट को बनाए रखने के लिए अपने अंदर की एनर्जी खर्च करके थोड़ी देर करंट खुद से चलाएगा, करंट चलाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो खत्म ही होना है। फिर अचानक से उस तरफ से बैटरी स्ट्रांग होने लगी सोर्स की, तो ये उसका अपोज करने लगा। अरे अपोज किया होगा शुरू में, फिर क्या होगा? तो ले देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि इस इंडक्टर के बिहेवियर के चलते सर्किट में जब करंट सबसे ज्यादा होगा तब वोल्टेज नहीं होगा, और जब वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा तो करंट नहीं होगा, यानी दोनों एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम नहीं होंगे, है ना। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक नाम इन्वॉल्व कराने वाले हैं, फेज। अभी कैपेसिटर में भी कुछ ऐसी बात है। कैपेसिटर में क्या है कि यार, सोर्स बैटरी जैसे ही आएगी तो बहुत हैवी करंट चालू हो जाएगा, और वो करंट इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना चालू कर देगा, नहीं। और जब सर्किट में ये फुल चार्ज हो जाएगा तो अपने रास्ते करंट नहीं जाने देगा। तुम्हें कैपेसिटर के याद है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता था कि जैसे ही वो फुल चार्ज हो जाता तो अपने रास्ते करंट नहीं जाने देता था। तो यही हुआ यार, देखो, जैसे ही फुल चार्ज होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, यानी इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा हो गया तो करंट जीरो हो गया, और फिर करंट उल्टी तरफ फ्लो कराने की कोशिश करेगा। जब ये खुद डिस्चार्ज होगा तब करंट सबसे ज्यादा होगा, फिर उल्टी चार्जिंग हो जाएगी इसकी, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। तो क्या इस सर्किट में भी करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं बदल रहे हैं? इसका मतलब करंट और वोल्टेज में कौन आगे चल रहा है यहां? अब यार, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि तुमने देखा किसको पहले है। खैर चलो यार, फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस सर्किट में जब भी डेवलप होता है तो एकदम से इसके अंदर कोई वोल्टेज होता नहीं है। जब वोल्टेज डेवलप होता है तो एकदम से ये खाली होता है, यानी तब वोल्टेज जीरो होता है और करंट आने देता है। मतलब शुरू में इसका बिहेवियर शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, और जब ये फुल चार्ज है, इसका पेट भर जाता है, तो रास्ते से करंट को रोक देता है। यानी इसमें करंट पहले आता है और वोल्टेज बाद में, और इंडक्टर में वोल्टेज पहले आता है और करंट बाद में। ये थोड़ा थोड़ा भाव दिमाग में ले आओ तो तुम्हें मदद मिलेगी आंसर लिखने में। क्या इतनी भावनाएं दिमाग में आ गई हैं? रजिस्टर के अलावा न इंडक्टिव सर्किट में और न कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक जैसे पड़ाव पे नहीं होते हैं। तो अब जरा हम इन बातों को यार ऑन पेपर कैसे करें,
ये भावनाओं को हम लोग ऑन पेपर कैसे करें, इसका एक नाम इन्वॉल्व कराने वाले हैं, फेज। फेज इन्वॉल्व कराने वाले, जरा देखें फेज क्या है। फेज हम लोग पहले भी मैथमेटिकली देख ही चुके हैं। मैं कहता था वो जो ओमेगा इंटू टी का प्रोडक्ट होता है, ओमेगा और टी का प्रोडक्ट एंगल, उसी को हम फेज बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। मैं यहां पे यार एक घूमता हुआ एरो दिखा रहा हूं, देखें जरा, ये घूमता हुआ एरो है और ये घूमता हुआ एरो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। कितने एंगल से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। कोई पूछे यार टी टाइम में इसका कितना एंगल हो जाएगा, तो यार ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना एंगल हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। मान लिया किसी भी वक्त अगर मैं इसको रोक पाऊं, मैं रोक सकता हूं क्या, नहीं रोक पाऊंगा। Yes, I can. Yes, I can. तो मैंने कहा यार किसी वक्त अगर मैं रोक पाऊं t इक्वल टू टी में, तो मैं बता सकता हूं इस समय इसका कितना एंगल है, नहीं ओमेगा टी। इस समय कितना मैग्नीट्यूड है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो मैं बता दूं ये जो हाइट है ना, ये उसके वोल्टेज या करंट को डिनोट कर रहा है। क्या ये हाइट की शुरुआत कहां से हुई थी, 0 से, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, मैक्सिमम तक, ये मैक्सिमम है। फिर क्या होगा, घटते घटते 0 होगा, फिर क्या होगा, निगेटिव होगा, और फिर क्या होगा, 0। क्या वोल्टेज का भी ऐसा ही पड़ाव होता है और करंट का भी ऐसे ही पड़ाव होता है कि वो 0 से बढ़ के मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है, फिर निगेटिव होता है और फिर पॉजिटिव होता है। मुझे बताओ, अगर मैं इस एरो, ये जो एरो है तुम्हें पूरा दिख नहीं रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ई नॉट बोल दूं, तो इस समय इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट होगी ई नॉट साइन थीटा, नहीं होगी। अरे भाई एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन में आता है कि नहीं, नहीं। क्या बताओ, ये एंगल को मैं फिर से लिख देता हूं क्या, साइन ओमेगा टी। क्या जैसे जैसे ये एंगल बदलेगा, साइन के अंदर का इनपुट बदलेगा, तो साइन की वैल्यू बदलेगी, तो हाइट बदलेगी। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ईएमएफ क्या होगा, सबसे ज्यादा। जब ये एंगल 180, यानी इस एरो का एंगल ध्यान से देखना यार, क्या ये एरो घटते घटते जब 90 डिग्री पे पहुंचेगा ये अंदर का, तब ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा। जब ये एरो घूमते घूमते 180 पे पहुंचेगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 180 पे 0 होता है ना। फिर बताओ 270 पे पहुंचेगा तो -1, 360 पे पहुंचेगा। मैं कह सकता है कि ये जो एंगल है थीटा, वो कोई बता दे, हम बता देंगे कि इस समय ईएमएफ अपने किस पड़ाव पे है। पड़ाव का मतलब किस स्टेज पे है, यस गुड वर्ड, स्टेज। क्या बताओ, अगर मैं कहता हूं 45 डिग्री है एंगल 45, तो मैं कह सकता हूं ईएमएफ इस समय बढ़ता हुआ है। भाई 45 का मतलब क्या है, इतना हो गया है और बढ़ता हुआ है, और अभी थोड़ी देर बाद वो मैक्सिमम पे जाएगा। अगर कोई कहते हैं यार 120 डिग्री है, 120 डिग्री, सुनो यार मैं ऐसे कुछ एरो बना रहा हूं, बता ये एरो का मतलब क्या है, 0 डिग्री, मतलब इस समय ईएमएफ क्या है, 0 है। इस एरो का मतलब क्या है, कुछ मान लिया 30, 60, 45, कुछ मान लेते 60 डिग्री, तो इस समय ईएमएफ क्या है। हाँ यार ऐसा एरो घूमता हुआ इमेजिन करते हैं ना, तो इसका मतलब ईएमएफ बढ़ रहा है और 0 से ज्यादा है और ई नॉट से कम है, ई नॉट से कम है, और वो इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि इस समय इसका ईएमएफ कुछ 120 डिग्री है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यार ऐसा एरो घूमता हुआ इमेजिन करते हैं, तो मैं कह सकता है ई नॉट और 0 के बीच में है नो डाउट, और कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हम पूरा उसकी महसूस कर सकते हैं कि इस समय वो अपने किस पड़ाव पे है। फिर बताओ, अगर मैं कोई ऐसा एंगल देता हूं, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लिया मैंने 240 डिग्री दिया है, मतलब मैं कह रहा हूं ई क्या है, निगेटिव है,
और किसके बीच में है? माइनस ई नॉट से ज्यादा है और 0 से कम है। नहीं, ये अपने किस पड़ाव पे है? और क्या बताओ, ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है और निगेटिव होने की कोशिश कर रहा है ना, गोइंग मोर निगेटिव, गोइंग मोर निगेटिव। क्या ये एरो हमें ईएमएफ की स्टेज बता देता है कि इस समय वो किस स्टेज में है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और अभी किस वैल्यू के लगभग होगा? क्या एंगल से हमें अंदाजा लग जाता है कि नहीं? नहीं, बल्कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। क्या एंगल तुम्हें एग्जैक्ट पता हो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल लोगे? क्या ये बात समझ रहे हो? तो एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी एंगल का नाम हमने क्या रखा है? फेज। फेज के साथ एरो ड्रॉ कर दो, फेज के साथ एरो ड्रॉ कर दो, और एरो हमें कितनी मैग्नीट्यूड का लेना होता है? ई नॉट अगर वोल्टेज की बात चल रही है, आई नॉट अगर करंट की बात। तो क्या एक एरो ऐसे फेज के साथ कोई ड्रॉ कर दे तो क्या हम बता सकते हैं इस समय ईएमएफ कितना है? नहीं बता सकते। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी जानकारी हम बता सकते हैं। इसी को मैंने क्या बोला है? फेज। क्या बात समझ पा रहे हैं? और ये फेज करंट और वोल्टेज का सेम होता है। ये एंगल करंट और वोल्टेज का सेम होता है किसमें? प्योर रेजिस्टिव में। यानी जिस स्टेज पे करंट होता है उसी स्टेज में वोल्टेज होता है। किसमें? प्योर रेजिस्टिव में। लेकिन क्या इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में दोनों सेम स्टेज में होते हैं? यही मैं बताने, क्या ये स्टेज वाली बातें हम फेज की मदद से कर सकते हैं। यानी दोनों का एरो सेम एंगल पे बनता है किसमें? प्योर रेजिस्टिव में। क्या कैपेसिटिव और इंडक्टिव में दोनों एरो का एंगल सेम होगा? नहीं, दोनों के एंगल में अंतर होगा। ये बातें अभी हम आगे करते हैं कि कैसे अंतर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है यार? फेज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? कुछ बातें नोट करना चाहेंगे कि नहीं? नहीं करना चाहेंगे? अरे ये एरो बना लो, जो मैंने वैल्यू लिखी है उनका मतलब समझ लो, तो कुछ तो यार रिकवर कर पाओगे। एयरपोर्ट कृष्णा नगर जाने वाले लोग, इज देयर एनीबॉडी? कहाँ जाते हो? मैं एयरपोर्ट अभी जा रहा हूँ क्लास के तुरंत बाद, अगर चलना हो तो साथ में मैं छोड़ दूंगा। और कोई? हाँ मैं तो मेट्रो जाता हूँ। हाँ, तो मैं किराया थोड़ी ले रहा हूँ। तो स्टेशन पे उतर जाना, वहीं से स्कूटी, उसी रास्ते तो एयरपोर्ट पड़ता है, और कोई रास्ता है क्या? हाँ, और कोई? हाँ हाँ, ठीक है, 3:30 से जल्दी 3:28 तक छोड़ दो। अरे यार, तो अब तुम्हें बता रहे हो कि अभी छोड़ दो, सीधे ये कह रहे हो, तो थोड़ा और पढ़ लो। नोट कर लिया भाई? तो यार हम यहां पे ये बातें कर रहे हैं कि एंगल से हम फेज को डिनोट कर सकते हैं। एरो बनाना है, और एरो का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो वो किसको डिनोट करेगा? ई नॉट को और आई नॉट को। किसके फेज की बात कर रहे हैं? अगर हम ईएमएफ के फेज की बात, ई नॉट और आई नॉट। और एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? और एंगल से हमें क्या अंदाजा लग जाता है कि इस समय वोल्टेज अपने किस पड़ाव पे है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये अंदाजा हमें लग जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? एक रेजिस्टिव सर्किट जिसको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई है। जब भी मैं कहता हूं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, मतलब उसका ईएमएफ कितना है?
ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बता यार उसका करंट आई कितना होगा, ई बाई आर, वो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये आएगा। अगर ये गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो वो करंट ऐसे ही लिखोगे कि नहीं? उल्टी भी बात हो सकती है कि अगर किसी सर्किट का कोई कह दे कि करंट का फॉर्मूला दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बताएं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? यार क्या हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, अगर आई दिया है तो वोल्टेज होता है क्या? अरे वोल्टेज होता है आई इंटू आर। अरे यार आई होता है वोल्टेज अपॉन आर, तो ये कितना आई इंटू आर कितना आ जाएगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। खैर कुछ भी हो दिया हो, ये दिया होगा तो ये लिख लोगे, ये दिया होगा तो ये लिख लोगे। लेकिन क्या दोनों काम करने वक्त क्या इसके अंदर और इसके अंदर जो लिखा है करंट का फेज और वोल्टेज का फेज ये सेम है या अलग अलग है? सेम है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इस फॉर्मूले को लगाने से करंट से वोल्टेज निकलता, वोल्टेज से करंट आता है, और ये लगाने से वोल्टेज आता है करंट की मदद से। लेकिन क्या दोनों ही डिस्कशन में मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि फेज में कोई अंतर नहीं आता। यानी किसी भी वक्त अगर मैं कहता हूं कि ये करंट का फेजर है, ये किसका फेजर है? करंट का। ये घूमता हुआ एरो है यार, किसी एक वक्त पे मैंने रोक लिया है यार, तुम्हें तो घूमता हुआ मैंने चला के दिखाया ना भाई। तो बता अगर ये करंट का फेजर है ना, किसी 60 डिग्री के एंगल पे, तो बता इसी वक्त अगर कोई वोल्टेज का फेजर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? हाँ इसी वक्त, तो यार वो ई नॉट मैग्नीट्यूड का होगा और एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जितना इसका फेज होगा उतना, जितना इसका ओमेगा टी होगा उतना इसका भी ओमेगा टी होगा। तुम चाहो तो एक ही डायग्राम में बना सकते हो, है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग दिखाओगे लेकिन फेज दोनों के सेम दिखाओगे। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर इसको तुम आई नॉट कह रहे हो तो इसको आई नॉट इंटू आर लिख सकते हो, और अगर तुम इसको ई नॉट कह सकते हो तो इसको ई नॉट बाई आर लिख सकते हो। क्या बात समझ रहे हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे लेकिन दोनों के फेज हमेशा सेम होंगे। तो ये कौन सा सर्किट था? यानी यार फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर सेम। ये बात हम लोग सीधे सीधे फेज ऑफ आई एंड वी आर सेम, ये बात हमसे सीधे सीधे पूछी जाती है। करंट और वोल्टेज के फेज हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगला सर्किट कौन सा आने वाला है? प्योर इंडक्टिव। एक यार इंडक्टिव सर्किट है और इसमें मैं बात शुरू करने वाला हूं गिवन करंट से। कहां से शुरू करने वाला हूं? गिवन करंट से। तुम कहोगे ये क्या बात हुई, वोल्टेज से शुरू करिए, तो मैं कहूंगा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यार इससे मैथ्स लगाना आसान है और हम लोग फिजिक्स में आ मैथ्स मुझे मार ये काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा इजी मैथ्स चुनते हैं। क्या बता रहे, करंट दिया हो तो वोल्टेज लिखना हमें आता है। क्या बता रहे, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, कभी सुना है यार? क्या होता है एल डी आई बाई डी टी? तो इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या आएगा? साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, और फिर क्या खत्म हो गया? चेन रूल लगेगी, फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा? यार तुम्हें पता है ना डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल लगाते हैं। पहले साइन का किया तो कॉस आया, फिर ओमेगा टी का किया तो क्या आएगा? ओमेगा आएगा। तो ये क्या आ गया? ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अच्छा क्या तुमने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी है कि कॉस को हम लोग साइन ये लिख सकते हैं? हाँ, साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग क्या होता है? कॉस समथिंग। क्या ये कभी पढ़ा है यार? चलो यार इतनी बात हजम करें। और कुछ रह गया है क्या? हाँ ये आई नॉट रह गया यार, आई नॉट रह गया। इधर ध्यान दे जरा, मैंने यार करंट दिया था और करंट की मदद से क्या लिखा है? वोल्टेज।
कैसे आया है ओवर द टाइम हो सकता है हम भूल जाएं, कोई जरूरी नहीं है याद रखना, इतना जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन क्या आया है इसकी एनालिसिस हमें करना है। यार ये जो आंसर आया है बता, इसका फेज और इसका फेज सेम है क्या? कौन आगे है? यही मैं बताना चाहिए, जो तुमने वहां देखा था, फील किया था, वो मैं मैथ्स में दिखा रहा हूं। कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। यानी किसी वक्त अगर किसी ने करंट का फेज ऐसे दिखाया है, किसी वक्त अगर करंट का फेज ऐसे दिखाया है किसी फाई एंगल पे, तो उसी वक्त t बराबर टी टाइम का ये भी डायग्राम है, t बराबर टी का ये भी डायग्राम है, वोल्टेज हमें कहां दिखाना चाहिए यार? उसको हमें पुराने वाले डायग्राम से π/2 ज्यादा दिखाना चाहिए। यानी इसका फेज अगर फाई है तो इसका फेज फाई प्लस π/2 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये करंट का फेज था तो ये किसका फेज है? वोल्टेज का फेज है। बात समझ में आ रही है ना? दिख रहा है भाई? अब जरा और देखें, ये बात हमने मैथमेटिकली शो करी है कि दोनों का फेज सेम नहीं होता है। कौन आगे होता है? हाँ, मैं ये बात लिख देता हूं, वोल्टेज लीड्स द करंट कितने फेज से लीड करता है? बाई 90 डिग्री और π/2। क्या ये बात सबको दिख रही है यार? एक और बात देखें जरा, जब बताओ करंट से शुरुआत मैं कर रहा था और वोल्टेज लिख रहा था तो वो फॉर्मूला ऐसा आया था। ऐसा मतलब करंट इंटू समथिंग इंटू साइन समथिंग। तो साइन की कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है, करंट की होती है और आर की भी होती है। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। मुझे बताओ, करंट से शुरुआत करके हमने वोल्टेज लिखा है जिसमें यार साइन की कोई यूनिट नहीं होती, करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो ओमेगा एल की क्या होना चाहिए यार? एक बार बताओ, वी वोल्टेज है तो यहां भी था, आर आई करंट है तो यहां भी था, तो उसके बगल में आर क्या था? ओम यूनिट की चीज। तो ओमेगा एल भी क्या होना चाहिए? ओम यूनिट की चीज। कैसे पता? अरे यार V बराबर आई इंटू समथिंग है तो वो समथिंग ओम यूनिट का ही होगा, जब उधर था तो इधर भी होगा। हम ऐसे ही कह सकते हैं उसकी लोकेशन देख के कि ओमेगा एल क्या ओम यूनिट की चीज है कि नहीं है। यानी यार जो रोल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आर का है वो रोल इंडक्टर वाले टॉपिक में ओमेगा एल का है। ओमेगा एल को हम लोग एक नाम देने वाले हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत गंदे गंदे नाम अभी इन्वॉल्व होने वाले हैं। एक्सेल सिंबल देंगे, एक्सेल, और एक्सेल बराबर क्या? ओमेगा एल, और यूनिट क्या? ओम। तो अब यार आइडिया क्या है कि रेजिस्टेंस की जगह पर जब रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस की जगह पर जब रेजिस्टेंस आता है, अपनी जगह पे तो आया है, तो फेज में कोई अंतर नहीं लाता है। पूरी लाइन सुनना है, रेजिस्टेंस की जगह पे जब रेजिस्टेंस आता है तो फेज में कोई अंतर, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह पे जब इंडक्टेंस आता है तो फेज वोल्टेज का बढ़ाता है। कितने से? π/2 से। बस इतनी सी बात है। यानी जैसे V बराबर आई आर लगाते थे वैसी V बराबर आई इंटू ओमेगा एल लगा रहे हैं। जब ओमेगा एल आया है तो फेज में अंतर आया है, आर आया तो फेज में अंतर। और जैसे यार इंडक्टिव सर्किट में ओमेगा एल आया है, अभी हम कैपेसिटिव पढ़ेंगे तो वहां क्या आएगा? वहां 1/ωc आएगा। उसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? जैसे इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस रखा है, उसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नहीं, और उसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। चलो यार समय कम है तो ये बात हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? और यहां से ऑल्टरनेटिंग सर्किट की हम लोग बात करेंगे, एसी सर्किट की।